बाबू लोग आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, चलिए आज हमारा पहला दिन है यूट्यूब पे, और आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा कोशिका। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, और जैसा होगा आप लोग उसमें बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा चैप्टर, क्या लगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमारा चैप्टर है कोशिका, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की, या कह सकते हैं किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव की क्या होती है, संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में देखते हैं। जो कोशिका का अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। CYTOLOG, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को बाबू लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है कि उसके जनक कौन है, फादर कौन है। तो हमारे किताबों के हिसाब से 2 लोगों को माना जाता है। जो पहले हैं वो है रॉबर्ट हुक साहब, और दूसरे हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, या हॉक बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्यों नहीं मानते हैं और हम रॉबर्ट हुक को ही क्यों मानते हैं कोशिका का जनक या फादर? क्योंकि जो कोशिका के बारे में पहली बार लिखा गया था बुक में, वो रॉबर्ट हुक साहब ने लिखा था। किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक साहब ने लिखा था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। किस बुक में? अपनी बुक में, यानी माइक्रोग्राफिया में 1665 में उन्होंने उसका उल्लेख कर दिया था। इसलिए हम लोग फादर ऑफ सेल हमेशा बोलेंगे तो उसको बोलेंगे रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक। कब की थी? इन 1665 में की थी, ठीक है। और इससे भी जरूरी चीज, इन्होंने जो कोशिका खोजी थी, रॉबर्ट हुक साहब ने जो कोशिका खोजी थी, वो कोशिका कैसी थी? वो कोशिका मरी हुई थी, यानी बोल सकते हैं डेड सेल, ठीक है। मरी हुई कोशिका थी, ठीक है। अब दूसरा, इन्होंने सबसे पहले उसका उल्लेख जो किया था अपनी बुक में किया था। कौन सी बुक? माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, ठीक। इन 1665 में किया था, ठीक। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है, या मतलब दूसरे बोल सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो थे हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? इन्होंने जो खोजी थी वो कोशिका थी जीवित कोशिका। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो क्या थी? जीवित कोशिका थी। इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीव खोजा था। क्या खोजा था? सबसे पहले इन्होंने सूक्ष्म जीव खोजा था। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके बारे में हम 2-3 पॉइंट और लिख सकते थे। इन्होंने 2-3 चीज पर खोज और की है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं, इन्होंने सबसे पहले खोजा था सूक्ष्म जीव को। सबसे पहले इन्होंने खोज की थी किसकी? सूक्ष्म जीव की खोज की थी। फिर इन्होंने बोल सकते हैं हम, सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा, फिर इन्होंने की थी बैक्टीरिया। फिर उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। फिर उसके बाद इन्होंने खोज की थी शुक्राणु की। फिर इन्होंने शुक्राणु की
शुक्राणु की खोज की, ठीक है बाबू। उसके बाद लास्ट में उन्होंने खोज की थी WBC यानी रक्त कोशिका, WBC, इसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, ठीक है। इसकी खोज इन्होंने की थी वो की थी 1665 में। बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की थी 1666 में। शुक्राणु की खोज इन्होंने की थी 1667 में, ठीक है। सॉरी बाबू 74 में की थी, और ये 1675 में, और ये 1666 में की थी। इसको फिर से इन्होंने 1664 में 74 में की थी, ठीक है। अगर मैं देखूं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने सबसे पहले सूक्ष्मजीव और WBC की खोज की थी। इन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1674 में की थी। उसके बाद उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। बैक्टीरिया की खोज उन्होंने 1675 में की। 1675 से 1676 भी कहीं कहीं रहता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, वो अप्रॉक्सीमेट है। फिर शुक्राणु की खोज उन्होंने 1666 से लेकर के 1667 तक, 76 से लेकर के 1676 से लेकर के 1677 तक का अप्रॉक्सीमेट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो क्या होती है। अगर हम कोशिका की बात कर रहे हैं तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो हमारी होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है वो 0.1 माइक्रोन होता है। इसका जो लेंथ होता है कितना होता है? 0.1 माइक्रोन होता है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे छोटी है, क्योंकि दो पार्ट में मैं इसको समझा रहा हूँ। ये जो इस पार्ट में होगा वो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, और जो यहाँ पे रहेगा वो मानव शरीर की मान सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, वैसा सब, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो बाबू वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, तो वो क्या होगी? ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दुनिया की सबसे लंबी कोशिका, बाबू इसका पहले लेंथ देख लूँ क्या होगा, वो 170 mm होगा, ठीक, 170 mm का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए दुनिया की सबसे लंबी कोशिका यानी लंबाई, देखिए लंबी और बड़ी में अंतर होता है। अगर लंबी की बात किया जाए तो कुतुब मीनार ले लेंगे, और बड़ा की बात किया जाए तो लाल किला ले लेंगे। लाल किला और कुतुब मीनार में जमीन आसमान का अंतर है। कुतुब मीनार कैसा है? बहुत बड़ा है, और जो लाल किला है वो बहुत बड़ा है, और जो कुतुब मीनार है बहुत ऊंचा है, यानी लंबा है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं कि दुनिया की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो क्या बोलोगे? न्यूरॉन सेल, ठीक। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। इसकी जो लेंथ होती है लगभग कितना होता है? 1 मीटर होता है, लगभग। कितना होता है? 1 मीटर होता है, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान, ठीक। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। और इन्होंने कैसी कोशिका खोजी थी? मरी हुई कोशिका, यानी डेड सेल। डेड सेल को हम लोग बोलते हैं मरी कोशिका, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सबसे पहला उसका जो उल्लेख किया था वो कहाँ किया था? अपनी बुक में किया था 1665 में, माइक्रोग्राफिया। इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उसमें इन्होंने सबसे पहला इसका जो उल्लेख कर दिया था, कब किया था? 1665 में। इसीलिए
रॉबर्ट हुक साहब को ही कोशिका का जनक कहा जाता है, नहीं फादर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने की थी। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी और इन्होंने तीन चार चीज़ों की खोज और की थी। जैसे कि हम मान लेते हैं सूक्ष्म जीव, उन्होंने सूक्ष्म जीव और WBC की खोज कब कर दी थी? 1674 में ही कर दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की खोज उन्होंने 1675 से लेकर के 1676 में कर दी थी। उसके बाद बात आता है शुक्राणु की। शुक्राणु की खोज भी उन्होंने 1676 से लेकर के 1677 के बीच में ही कर दी थी, ठीक। अब देखते हैं, अगर बात किया जाए आपकी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो क्या लिखोगे आप? शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु होती है। अगर बोला जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो अंडाणु। ठीक, ओवम जिसको बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि कोशिका कौन सी कोशिका, मतलब किस जगह की कोशिका सबसे अधिक विभाजित होती है, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं वो कहाँ होता है? लीवर में, ठीक है। लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होती है, कहाँ पे? लीवर में। और सबसे जो कम कोशिका विभाजन होता है या फिर ना के बराबर होता है या नहीं होता है, वो कहाँ होता है? न्यूरॉन सेल में। कहाँ पे? न्यूरॉन सेल में। न्यूरॉन सेल में क्या होता है? कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। जैसे कि आपको कभी चोट और दिमाग में लग जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। अगर देख सकते हैं आप लोग, कभी किसी को चाकू वाकू लग जाता है लीवर में तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी के दिमाग में चोट लग जाता है या बाइक से गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी या तो याददाश्त चली जाती है या फिर वो कोमा में चला जाता है या फिर वो खत्म ही हो जाता है, बचता नहीं है। जैसे आपने दो मूवी देखी होगी, एक गजनी और दूसरी तेरे नाम, देखी होगी आपने वैसे। तो उसमें क्या होता है, हीरो के लास्ट टाइम में सर पे मारा जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है, ठीक है, और वो मेंटल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उससे चोट लगती है ना, घूमच के मार देते हैं, उसके सर पे लग जाती है और सर पे लगने की वजह से उसका न्यूरॉन क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। और न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से उसकी याददाश्त क्या होती है? चली जाती है, वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती है, जिससे उसकी क्या चली जाती है? याददाश्त चली जाती है। इसलिए सबसे कम, अगर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि सबसे कम विभाजन कहाँ होती है कोशिका, तो कहाँ लिखोगे? न्यूरॉन सेल में। अगर प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होती है, तो क्या लिखोगे? लीवर में। अगर बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या लिखोगे? अंडाणु। अगर ये पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो शुक्राणु। अगर ये पूछ रहा है आपसे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, फिर भी आप लिख दोगे न्यूरॉन सेल, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी इससे लंबी कोशिका अभी तक खोजी नहीं गई है। अब देखते हैं और आगे इसमें। हाँ, और एक चीज हमने देखा था कि, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप लोग इसको पॉज करके करिएगा। अब दूसरा हमारे पास आता है बाबू कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक मिनट मार्कर में लेके रख दिया। एक मिनट मिल गया। अब देखिए आता है, फिर दूसरा आता है कोशिका। जो हमारे जीवधारी हैं वो दो प्रकार से बटे हुए हैं। पहला कौन सा? एक कोशिकीय जीव, और दूसरा आता है बहुकोशिकीय जीव। अब अगर जो बात की जाए कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं या कैसे होते हैं, या बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जो जीव एक कोशिकीय होते हैं उनका जो शरीर होता है बस एक ही कोशिका का बना होता है, उसके अतिरिक्त कोई कोशिका और नहीं होती है। ये एक कोशिका वाले, ये एक कोशिका के होते हैं, कोशिका के होते, ठीक है।
स्वतः एक कोशिका के होते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनमें कोई भी फंक्शन होगा वो स्वतः एक कोशिका ही करेगी, चाहे वो पाचन का हो, चाहे उत्सर्जन का हो, या श्वसन का हो, या कोई भी फंक्शन हो, वो सारा कौन करेगा? एक ही कोशिका करेगी। चाहे पदार्थों का स्थानांतरण करना हो तो सारी काम कौन करेगा? वो स्वयं ही कर लेगी। एक कोशिका जो है वो स्वयं ही सारे काम कर लेगी। और बहुकोशिकीय में क्या होता है? बहुकोशिकीय में क्या होता है कि अलग अलग कोशिका का फंक्शन भी अलग अलग होता है, अलग अलग कोशिकाओं का कार्य भी अलग अलग होता है, अलग अलग कोशिकाओं के संगठन का कार्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हमारी बॉडी का जो मानव शरीर है वो क्या है? बहुकोशिकीय है। और बैक्टीरिया कैसी है? एक कोशिकीय है। अमीबा कैसी है? एक कोशिकीय है। उसमें पाचन भी वही कोशिका करेगी, उत्सर्जन भी वही कोशिका करेगी, और गैसों का आदान प्रदान भी वही कोशिका स्वतः कर लेगी। और मानव में यानी हम लोग में क्या होता है? हमारे लिए पाचन के लिए अलग कोशिका है, और उत्सर्जन के लिए अलग कोशिका है, श्वसन के लिए अलग कोशिका है, और परिवहन के लिए अलग कोशिकाएं हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मेन पॉइंट क्या है? एक मिनट रुकिए। इसमें सभी कार्य एक ही कोशिका, सभी कार्य एक ही कोशिका, सॉरी एक ही कोशिका ना लिख के इसमें लिख दें सभी कार्य ये स्वतः करते हैं, सभी कार्य ये स्वतः कर लेते हैं, सभी कार्य ये स्वतः कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं क्या? उत्सर्जन, पाचन और वहन काम करना हो आदि। क्या बोल सकते हैं? श्वसन भी लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं श्वसन इत्यादि। ठीक है। ऐसी कोशिका है जो अपना सारा कार्य एक ही कोशिका में संपन्न कर लेती हैं। वो क्या होती हैं? एक कोशिकीय होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं उत्सर्जन हुआ, पाचन हुआ, वहन हुआ, या श्वसन हुआ, इत्यादि हुआ। ऐसा थोड़ी है कि हमारी जो आँख है वो सुनने का भी काम कर रही है, कान है या मुंह है, मुंह खाता है और वहाँ से भी खा लोगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा फंक्शन अलग अलग है। मुंह का काम है खाना खाना, पेट का काम है उसको पचाना, और उत्सर्जन के लिए अलग पार्ट है। ठीक है, ठीक। आँख का काम है देखना। तो सारी कोशिकाओं का फंक्शन जो है क्या है? अलग अलग है। और इसमें क्या है? सभी कोशिकाओं मतलब एक ही कोशिका है और सारा फंक्शन वो अकेले करती है। इसमें हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अब इसका देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ अलग कार्यों के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये कार्य, ये जैसे नहीं है, ये कार्य है। और जैसे यहाँ लिखो, जैसे यहाँ एक डाला ना, थोड़ा अगर मिस्टेक होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और
क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं कि आप लोग या कमेंट पे बता सकते हैं, ऐसा कुछ है, रिकॉर्डेड वीडियो है और बाद में पता चलेगा तो मैं इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकता। जैसे हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद अमीबा, अमीबा या पैरामीशियम बोल सकते हैं या क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या बोल सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। ठीक है, इसमें जैसे लिख सकते हैं कार्य, पहले देख लो, कार्य पे डाल देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं कार्य, कौन कौन सा कार्य होता है इसमें, कार्य क्या क्या होता है, पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, जैसे लिख देते हैं मनुष्य, मनुष्य जंतु आदि आदि। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। कोशिका को हम दो भागों में बोल सकते हैं कि एक कोशिका और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जीव जो होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं, पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होते कौन है? एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो अपना सारा कार्य स्वतः एक कोशिका में ही कर लेते हैं। पहली बात ये एक कोशिका के बने होते हैं और इनका सारा फंक्शंस क्या होता है, स्वतः ही कर लेते हैं, अपने अंदर ही कर लेते हैं, एक ही कोशिका में कर लेते हैं। इसमें अलग अलग कार्य के लिए कोई अलग अलग कोशिका नहीं होती है, इसमें अलग अलग कार्य के लिए बस एक कोशिका होती है स्वतः की। चाहे उत्सर्जन करना हो या पाचन करना हो या वाहन यानी परिवहन करना हो या फिर श्वसन करना हो, सारी कहाँ हो जाएगी, एक ही कोशिका के अंदर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया और क्लेमाइडोमोनास हो गया। ठीक, अब बात करते हैं बहुकोशिकीय की। बहुकोशिकीय में क्या होता है, यहाँ पे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, पहली बात ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसको मैंने लिखा नहीं हूँ, चलिए कहिए कोई बात नहीं, आप लोग वैसे सुन लीजिए। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। उसमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है। उसमें हर एक फंक्शंस के लिए अलग अलग कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, हर एक फंक्शन के लिए क्या होता है, अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, हाँ जैसे हो गया पाचन हो गया हमारा, श्वसन हो गया या परिवहन हो गया या उत्सर्जन हो गया, सबके लिए अलग अलग क्या है, ऑर्गन्स होते हैं या सेल का समूह होता है बोल सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में पाचन कहीं और हो रहा है, अलग कोशिका कर रही है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही कोशिका है जो पाचन कर रही है, वही भोजन कर रही है, फिर वही उत्सर्जन कर रही है, वही देख रही है, ऐसा कुछ होता है नहीं। हमारे लिए देखने के लिए अलग आँख है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, ऑक्सीजन लेने के लिए अच्छा खासा फेफड़ा है और उत्सर्जन के लिए अंग है। ठीक है, वैसे तो जैसे मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, पेड़ पौधे, ये सब हो गए। अब हम लोग सेकंड देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा लिख देता हूँ। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ठीक है जी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका के प्रकार से पहले ये बताना जरूरी होगा इस सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और श्वान ने। तो कोशिका सिद्धांत को
प्रतिपादित किसने किया था? स्लाइडेन और श्वान ने। स्लाइडेन एवं श्वान, ठीक है। नाम देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, नाम नहीं हो सकता, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इन्होंने जो स्लाइडेन थे उन्होंने बोला था कि जो पौधे होते हैं वो किससे बने होते हैं। इन्होंने बोला था कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो होते हैं, प्लांट सेल के बने हैं, सेल के बने हैं। और ये जो श्वान साहब थे इन्होंने बोला था एनिमल, ANIMAL, सॉरी किसके बने हैं? सेल के बने होते हैं। स्लाइडेन और श्वान ने बोला था कि सभी जीव क्या बने होते हैं? कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। तो इसका जो मेन सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था वो ये था कि सभी जीव कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं, उत्पाद से बने होते हैं, ठीक। और उन्होंने बोला था कि कोशिका जीव की सूक्ष्मतम यानी सरलतम इकाई होती है। और सेकंड उन्होंने बोला था कि कोशिका, उन्होंने फिर सेकंड बोला था कि कोशिका जीव की क्या होगी? मूल इकाई है, ठीक। सबसे पहले, और इन्होंने किस सन में दिया था? सन में देख लीजिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था बाबू, हम लोग जानते हैं कि 1838 से लेकर के 1839 में, 1838 से लेकर के 1839 में, ये स्टार पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको नोटिस कीजिएगा, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर। कोशिका सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? 1838 से लेकर के 1839 में, ठीक है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? स्लाइडेन और श्वान ने, ठीक है। ये दोनों कौन से वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक है। मतलब हालांकि अभी तक चेंज था, लेकिन अब इस समय न्यू NCERT के अकॉर्डिंग इन दोनों को हमने जर्मन साइंटिस्ट मान लिया, ठीक है। स्लाइडेन साहब ने कहा था जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। और श्वान साहब ने बोला था जितने भी जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी किससे बने होते हैं? कोशिका से बने हुए होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और है, ये भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा पॉज करके, बाकी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ था और उसको किया था रूडोल्फ विर्को। कोशिका सिद्धांत रूपांतरण, कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण किसने किया था? कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण किया था रूडोल्फ विर्को ने, ठीक है। कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण करने वाले कौन थे? रूडोल्फ विर्को थे। उन्होंने बोला कि जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो नई कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं।
उन्होंने एक लाइन लिखी थी, क्या बोला था, आप उसको 11th के एनसीईआरटी में पाएंगे। उन्होंने बोला था ओमनी से सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। उन्होंने ये लाइन लिखी कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब सभी कोशिकाएं या सभी डॉटर सेल्स अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से यानी मदर सेल से ही उत्पन्न होती हैं, या हम बोल सकते हैं सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसकी हिंदी भी देख लेते हैं एक बार आप लोग। उन्होंने ये कहा था कि सभी नई कोशिकाएं यानी डॉटर सेल नई कोशिकाएं अपनी पुरानी कोशिकाएं यानी मात्र सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जहाँ गलती होगी लिखने में उसको आप लोग अपने हिसाब से करेक्ट कीजिएगा। सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्या होती है? उन्होंने रूपांतरण कर दिया। उन्होंने क्या बोला, सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखते हैं चलिए अब थोड़ा हुआ था 1855 इसका सन भी लिख लीजिए, किस सन में इसको दिया गया था। ये था 1855 में। ठीक, 1855 में इसको रूपांतरण किया गया था। जिसने किया था रुडोल्फ विर्चो या विर्चो लिखा भी हो सकता है और विर्को भी लिखा जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ये लगता है तो मैं एग्जैक्ट इसको ये लिखा हूँ। अगर आपको विर्चो लगता है, ऐसे लग रहा है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ये करेक्ट लगता है तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में। सब बंद कर दो इसको पहले। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगी उसमें प्रो मतलब होता है पुराना, ठीक है, नहीं बेटा, हाँ ये देखिए, और प्रो मतलब हो गया पुराना और कैरियन मतलब हो गया केंद्रक, जिसमें पुराना केंद्रक होगा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हम लोग पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके पास हमारी जितनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जैसे पहले के ज़माने में जो स्टडीज़ या पढ़ाई थी वो ऑनलाइन सुविधाएं उसमें नहीं थी। आपको टीचर्स के पास स्वतः जाना पड़ता था, और टीचर्स लोग बहुत दूर दूर रहते थे, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर दूर टीचर्स होते थे, और वहाँ पे आपको जाना पड़ता था पूछने के लिए, पढ़ने के लिए। अब नया ज़माना है, हम लोग का ज़माना है, हमारे पास फ़ोन होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन हमको फ़ोन पे अवेलेबल होता है। वैसे ही कोशिका में थी, जो पुरानी कोशिकाएँ थी उसमें कुछ चीज़ें विकसित नहीं थी जो नई वाली कोशिका में विकसित है। जैसे इसमें मान लो प्रो मतलब पुराना और कैरियन मतलब होगा केंद्रक, इसमें पुराना केंद्रक था, तो ये जो केंद्रक था ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, और जो यहाँ पे नया वाला केंद्रक होगा बाबू ये पूर्ण रूप से विकसित होगा। ठीक, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ध्यान देते हैं हम लोग। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें लिखते हैं हम लोग पहली बात कि केंद्रक जो होगा, इसमें केंद्रक क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट
नहीं होता। ठीक, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी केंद्रक आवरण नहीं होता। इसमें केंद्रक आवरण नहीं होता, आवरण नहीं होता, नहीं होता। इसमें केंद्रक आवरण भी नहीं होता और इसका क्या होता है, आकार भी छोटा होता है। इसका आकार कैसा होता है, आकार इसका छोटा होता है और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। इसमें एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें जो कोशिकांग होंगे बाबू वो झिल्ली युक्त नहीं होंगे। मतलब उसमें झिल्ली, इसमें जितने भी कोशिकांग पाए जाएंगे वो झिल्ली रहित पाए जाएंगे, मतलब उनके पास खुद की झिल्ली नहीं होगी। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे इसमें क्या क्या नहीं पाई जाएंगी, जैसे कोशिकांग में होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लाइसोसोम, हो गया और कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ईआर हो गया और ऑर्गेनाइज पीटीसी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक, मतलब यू मतलब हो गया नया और कैरियन मतलब हो गया कैरियन मतलब हो गया केंद्रक। यू मतलब हो गया नया, कैरियन मतलब हो गया केंद्रक। ठीक, इसमें जो केंद्रक होगा नया हो गया। अगर इसमें बाबू केंद्रक नया है तो ये सीधी सी बात है, डेवलप अच्छे से हो गया हो, क्योंकि आपको पता है जो नए ज़माने के हम लोग या हमारा जो जनरेशन है वो अच्छी तरीके से क्या होता है, डेवलप होता है। हमारे पास हर चीज़ बेहतर तरीके से मिली है, जैसे कि पुराने ज़माने में था वैसा हमारे पास नहीं है। पहले के लोग लालटेन में पढ़ते थे, ये सब चीज़। आज के ज़माने में कहीं आप लोग देखे होंगे लालटेन? नहीं देखे हैं। हमारे पास फैसिलिटीज़, हमारे पास बिजली है, बिजली नहीं होती हमारे पास इन्वर्टर है, टॉर्च है, सब चीज़ है हमारे पास, पढ़ने के लिए हर एक फैसिलिटीज़ है। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये नई केंद्रक है यानी नई वाली कोशिका है तो इसमें जो केंद्रक होगी क्या होगी, पूर्ण रूप से विकसित होगी। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें कि यकरा जो केंद्रक होगा, हाईवे जो केंद्रक हो क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा। सॉरी पूर्व लिख रहा हूँ, देखो कहाँ दिमाग जा रहा है। ये कैसा होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा, ठीक, ये पूर्ण रूप से विकसित होगा। ठीक है, ये सुस्पष्ट दिखाई देगा, ये पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये स्पष्ट इसमें केंद्रक स्पष्ट होगा, इसमें केंद्रक कैसा होगा, स्पष्ट होगा, स्पष्ट केंद्रक स्पष्ट होगा। ठीक है, इसमें केंद्रक आवरण होगा, इसमें केंद्रक आवरण, ठीक है, केंद्रक आवरण होगा, इसमें केंद्रक आवरण होगा। ठीक है, यकरा में क्या होगा, केंद्रक आवरण भी होगा। और अगला पॉइंट क्या है कि इसमें
मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग होंगे, यानी बोल सकते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक, इस एग्जांपल, इसमें वैसे एग्जांपल लिख दीजिए कि कौन कौन से होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसमें जो केंद्रक होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, बैक्टीरिया मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसमें आप लोग की वजह से मैं लिख देता हूँ बैक्टीरिया, वरना आप लोग इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाओगे। यहाँ जैसे ना लिख दो, इसमें ही डाल दो, यहाँ पे डाल दो एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें यहाँ डाल दो, जैसे क्या होगा, हाँ नहीं पाए, इसमें पाए जाते हैं सेम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद क्या आ जाएगा, लाइसोसोम या ठीक इत्यादि। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ पे ये कर रहे हैं कि एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। ठीक है, राइबोसोम। कौन, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो कहाँ पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो कहाँ पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। या थोड़ा सा लिख दीजिए, जगह कम पड़ रहा है, यही लिख दे रहा हूँ। इसमें अगर प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया छोटा कोशिकांग है, ठीक है, और यू मतलब हो गया बड़ा। तो हमको पता है राइबोसोम बाबू जो होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है, एक 70S और एक 80S। पहला कौन सा होता है, 70S, और दूसरा 80S। अगर बाबू 70S है तो सीधी सी बात है वो छोटा होगा, और 80S है तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रो मतलब हो गया पुराना, यानी छोटा होगा भी। तो इसमें कैसा पाया जाएगा, 70S टाइप का क्या पाया जाएगा, राइबोसोम होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें लिखोगे कि 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, और गर्मी ऐसे भी लग रही है। हाँ, कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा लेकिन जगह कम पड़ रही है। अगर आप लोग देखें तो वैसे बता देता हूँ। जो प्रोकैरियोटिक होता है बाबू, इसमें डीएनए जो होता है वो ओपन होता है, केंद्रक में ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसमें क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसमें क्रोमेटिन नहीं बनता। और इसमें क्या होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जिससे मिल करके क्या बनता है, हमारा क्रोमेटिन बनता है। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि इसमें क्या नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है।
इसमें क्या नहीं पाया जाता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए में हिस्टोन क्रोमेटिन नहीं होता, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें क्रोमेटिन का निर्माण नहीं होता। और इसमें बाबू अगर इसमें क्रोमेटिन नहीं है तो कोशिका विभाजन होने की क्षमताएं इसमें नहीं होगी, सेल डिवीजन इसमें नहीं होगा। ठीक, सॉरी होगा मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हाँ सॉरी मतलब नहीं होगा, सस्ता ही होगा। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अगर बाबू डीएनए में इसमें हिस्टोन इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है तो इसमें क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा, और क्रोमेटिन बनेगा तो कोशिका विभाजन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो भी लंबा काफ़ी जा रहा है, और अगला बच रहा है कोशिकांग के बारे में पढ़ाना है। तो कोशिकांग अगले वीडियो में पढ़ाएं या फिर थोड़ा बहुत खींच दें, प्रयास करते हैं, देखते हैं। पहले आइए देखते हैं कोशिका के भाग, यानी पार्ट ऑफ सेल्स। बाबू जो कोशिका होती है वो मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड होती है, यानी 3 भागों में बनी होती है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं ऐसे। हो जाएगा, मैनेज कर दूंगा इसे। ठीक, सबसे पहले होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सबसे पहले होती है कोशिका भित्ति, फिर होता है कोशिका झिल्ली। 1 मिनट आ रहा है सर। कोशिका झिल्ली पहला क्या है, कोशिका भित्ति, दूसरा क्या है, कोशिका झिल्ली। और झिल्ली को बाबू, कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ध्यान रहे आप लोग को। उसके बाद बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी जिसको हम लोग जीव द्रव्य भी बोलते हैं, ध्यान रहे, वरना कहीं लिखा रहे जीव द्रव्य, आप बोलो सर आपने कोशिका द्रव्य लिखा था। कि भैया आपने ये लिख दिया था, वहां वो लिखा था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसकी इंग्लिश भी देख लेंगे, रहने हटाइए, रहने नहीं लिख देते हैं। इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पार्ट यानी सेल वॉल, दूसरा पार्ट है हमारा कोशिका झिल्ली, यानी पहला हमारा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, दूसरा हमारा है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति, यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 3-4 पॉइंट जो हमारे पास होगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये सबसे कठोर होता है, ये सबसे बाहरी, कोशिका की सबसे क्या है, बाहरी परत है, और ये केवल कहाँ पाई जाती है, केवल पादप में। केवल कहाँ पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और ये बाबू किसकी बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी, किसकी बनी हुई है, ये बाबू सेलुलोज की बनी है। और इसका जो मेन मोटिव क्या होता है कि ये सुरक्षा प्रदान करती है, किसकी, क्या करती है, सुरक्षा प्रदान। देखो सबसे पहले जो हमारा जो सेल वॉल है वो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, और वो केवल पादप में होती है या फिर बैक्टीरिया में नहीं होती, केवल पादप में होती है। जो सेल वॉल होती है वो किस में होती है, केवल पादप में होती है। उसके बाद वो सेलुलोज की बनी होती है, और तीसरा उसका मेन मोटिव क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोशिका
झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, गर्मी हो रही है भाई कितनी यार। सबसे पहले देखते हैं कि ये बाबू किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी है। ठीक, ये किसकी बनी हुई है, ये बाबू प्रोटीन की बनी है। और क्या करती है, ये अर्ध परिवार लिख देते हैं, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य होती है। और पदार्थों के बोल सकते हैं पदार्थों के आगमन का नियंत्रण करती है, यानी आगमन नियंत्रण है करती है। ये आगमन क्या करती है, नियंत्रण करती है। किसका, पदार्थों का। ये पदार्थों का क्या करती है, आगमन नियंत्रण करती है। और लास्ट में बोल सकते हैं कि ये पादप प्लस जंतु कोशिका, जंतु दोनों में होती है। कह सकते हैं ये पादप और जंतु दोनों में होती है। अब बात आती है कोशिका द्रव्य की। सबसे पहले देख लो, सेल वॉल हमने देख लिया, कोशिका ये केवल किस में होती है, पादप में होती है। दूसरा हमने देखा ये सेलुलोज की बनी होती है। और तीसरा जो इसका कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना काम है। ठीक है, जैसे आप लोग प्लांट देखे हो, प्लांट में क्या होता है कि उसमें एक बाहर की छाल होती है, वो कठोर होती है। ठीक है, और हमारे में, हम लोग में बाहर कोई छाल नहीं है। इसलिए देखिए हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, ये हमारा क्या करता है, सेल वॉल का काम करता है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वरना हमारे ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो उतना सुरक्षा दे नहीं पाएगी। वो बस होती है सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है, अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये अर्धपारगम्य होती है। ये आगमन नियंत्रण करती है किसकी, पदार्थों की। जैसे कोशिका में कोई पदार्थ आ रहा है या जा रहा है, उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली कर रही है। और ये पादप प्लस जंतु दोनों कोशिकाओं में होती है। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। ये हाँ बोल सकते हैं, ये जेली जैसी संरचना है, या बोल सकते हैं इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। बोल सकते हैं इसमें क्या बोलते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगला जो होगा वो कोशिकांग के बारे में होगा। कोशिकांग के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बाबू, अगले लेक्चर में हम किसके बारे में देखेंगे, सभी कोशिकांगों के बारे में देखेंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे। और कोशिकांग कितने हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, उसकी खोज किसने की थी, कब की थी, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका PDF आपको 1 या 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। और वो भी बताया जाएगा 1 या 2 दिन बाद कि किस चैनल पे आएगा, मतलब किस ऐप पे आएगा। हो सकता है मेरे टेलीग्राम पे या मेरे इंस्टाग्राम पे है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग जाएंगे, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF है या क्वेश्चन PDF है या क्वेश्चन प्रैक्टिस PDF है, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले बाबू आता है कि समय आपको देना कहाँ है, कहाँ नहीं देना है। आप लोग अगर पढ़ाई के क्षेत्र में उतरे हैं तो आप लोग को सबसे पहले अपना जो समय है वो अपनी किताबों को देना है। ऐसा नहीं, अगर आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है या खेलने में है या किसी क्षेत्र में है, तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस क्षेत्र में दीजिए जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्रिकेट का शौक़ है और आप लेके किताब पिताजी के डर से बैठे हुए हैं,
कि नहीं पापा बल लटका दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उसको बताइए, घर पे बात कीजिए कि हमारा इस क्षेत्र में जाने का मन है या इस क्षेत्र में मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, या यूट्यूबर बनना हो, या कुछ भी बनना हो, या स्पोर्ट में जाना हो, आपकी मर्जी, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। वरना क्या होता है, आपका रुचि कहीं और है, आप कर कुछ और रहे हैं, वही वाली बात है कि आत्मा कहीं और है, शरीर कहीं और भटक रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना करिए कि आपकी आत्मा कहीं और रहे, शरीर कहीं और भटके। इसलिए आप लोग ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि आपका रुचि या लगाव जहाँ हो वहाँ अपना ऑल समय या पूरा समय दीजिए, ठीक है। और समय वो बहुत कीमती है आप सबके लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक। तो समय को अपने समय के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कीजिए और समय के साथ ज़्यादा खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आप समय के साथ खिलवाड़ करेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन समय ने आपके साथ खिलवाड़ कर दिया उस दिन बहुत दिक्कत में आ जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी की अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।